हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। काफी छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, बट गिने चुने ही टॉपिक्स हैं। और जितने भी गिने चुने टॉपिक्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन होता क्या है। एक्चुअली में बेसिक एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पूरा प्रॉपर वे में मीनिंग, कि ट्रांसफर का प्रॉपर वे में मीनिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये इतना टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी जो बातें हैं वो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है। पार्टनरशिप फर्म अरोज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स पेव द वे फॉर कंपनी फॉर्मेशन। अब ध्यान से इस बात को समझना। अगर आप लोगों ने इसके पहले भी कोई मेरी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, स्पेसिफिकली लाइक जिस अकाउंट्स का हो गया या उसी का हो गया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टार्टिंग स्टेज में हम लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सा बिजनेस था? सोल प्रोप्राइटरशिप। बट सोल प्रोप्राइटर की अपनी लिमिटेशंस थी, और ड्यू टू इसकी लिमिटेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किया पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप की भी अपनी लिमिटेशंस थी, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी से फिर हम लोग आ गए पब्लिक कंपनी पे। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो पार्टनरशिप के बाद कौन सा स्टार्ट हुआ था? कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी में भी पहले कौन सा स्टार्ट किया हम लोगों ने? प्राइवेट। उसके बाद हम लोगों ने उसको किस में कन्वर्ट किया? कंपनी में। क्लियर है इतना? ऑन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इज द ईज ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या है, कंपनी में भी? एज पार्टनरशिप फर्म में भी मिनिमम मैक्सिमम 50% और 50 लोग हो सकते हैं, कंपनी में भी ऐसा ही कुछ है। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब दोनों में मेन ऐसा डिफरेंस क्या है कि हम इसको आगे स्टडी करें। तो जो डिफरेंस है वो है ऑनरशिप का। मतलब ये है कि आप इजीली कंपनी में अपना ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप अपना ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में रीड किया है शेयर्स के बारे में। तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप चाहो तो किसी भी पर्सन को अपना जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू सेल कर सकते हो, और जैसे ही आप लोगों ने सेल किया, ऑनरशिप जो है आपने ट्रांसफर कर दिया। राइट? तो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, you can transfer your ownership to any other person. Right? In a partnership firm, if a partner wishes to leave, the separation process is long and complex. और सबसे मेन है कि उसे सबसे परमिशन लेना पड़ेगा, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस में अपना शेयर सेल करना चाहे तो वो शेयर सेल करके जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन अ कंपनी, ओनरशिप कैन चेंज इजिली व्हेन शेयर्स आर बॉट और सोल्ड। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे शेयर्स के बेसिस पर ही, अगर आपने शेयर्स बाय किया तो आप ओनर बन गए, और अगर आपने शेयर ट्रांसफर किया, मीन सेल किया, तो आप ओनर का जो है आपकी ओनरशिप वो फिनिश हो गई। क्लियर है इतना? तो आई होप कि आपको जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा इतना कि सिचुएशन क्या था। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन को हमें समझना जरूरी क्यों है? देखो, जरूरी इसलिए कि जब हम बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या सिचुएशन है, पार्टनरशिप में क्या है, कंपनी में क्या है। अच्छा, कंपनी बेस्ट क्यों है, कंपनी ज्यादा बेटर क्यों है? तो कंपनी ज्यादा बेटर इसीलिए है दैट वी कैन इजीली ट्रांसफर ओनरशिप। राइट? अब यहां पे देखोगे द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा वाला? ये फ्री ट्रांसफरेबिलिटी वाला। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक शेयर्स इन अ कंपनी हाई लिक्विड। याद रखना है, ये इसकी वजह से क्या हो जाता है? हाई लिक्विड हो जाता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, विच इज अ की फीचर ऑफ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो आपके शेयर्स है ये हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, और इट कैन बी इजिली ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। जैसे अगर मान लो आज मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स है, एज्यूम करते हैं कि एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है। ठीक है, मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो अब जैसे कि मान लो आज संडे है, बट आज अभी जैसे सिचुएशन नहीं है भाई, आज संडे है तो बैंक भी तो बंद रहने वाले ना। बट अगर आज संडे है, नहीं कुछ हो सकता, तो मैं मंडे को, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही जो आपका मार्केट का टाइम होता है, लाइक 9:15 टाइम होता है बेसिकली, तो आप मार्केट ओपन होते ही ये सारे के सारे 1000 शेयर्स क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, फिर आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये क्या है? इजिली ट्रांसफरेबल है कि नहीं? और लिक्विड क्यों? लिक्विड का मतलब ही क्या होता है? इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। राइट? दैट्स व्हाई ये हमको समझ में आना जरूरी है।
Now the next one is a freely transferability of a share. Shares are treated like any other product and can be freely bought or sold. ये मैंने आपको explain कर दिया है. For example, in a public company, if shareholder sells their shares, they no longer have ownership in a company. Conversely, if they decide to buy shares again, they regain partial ownership of a कंपनी. तो याद रखना है, ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसमें दो ही बातें, यानी अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया उसमें आपको दो ही बातें याद रखनी है. पहला तो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों का जो कहते हैं ना कि एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, वो क्यों और कैसे हुआ वो आपको क्लियर हो गया. भाई उसकी लिमिटेशन ने इसको बनाया, उसकी लिमिटेशन ने इसको बनाया. अब क्वेश्चन है कि कंपनी बेस्ट क्यों है. कंपनी बेस्ट सिर्फ एक ही रीजन से है, वी कैन इजिली ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ कंपनी. ऑनरशिप का पार्शियल ऑनरशिप, आप पूरा ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि आप पूरे ऑनर हो भी नहीं. क्लियर है इतना. अब ये होता कैसे है, इफ यू वांट टू परचेज, इफ यू वांट टू बी ऑनर, यू हैव टू परचेज और यू हैव टू बॉट, राइट. इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर ओनरशिप, यू हैव टू सेल द शेयर्स. क्लियर है. एंड मोस्ट लिक्विड एसेट है, ये याद रखना है. नाउ the right to transfer share is absolute right which cannot be restricted by the company itself. Absolute का मतलब होता है without any problem. याद रखना है, ये absolute right है, इवन कंपनी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती. हाँ, कुछ केसेस में कर सकते हैं. किस केसेस में, अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया है, जिसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड वाला टाइप का सिचुएशन होगा, सॉरी अनकॉल्ड नहीं, अनपेड. अगर आपने कोई कॉल जो है वो पे नहीं किया है, जैसे हम लोगों ने अकाउंट्स में रीड किया था, ठीक है. और जैसे हम लोगों ने, मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में भी, अगर आपके जो शेयर्स उसमें ऐसे 4 बार अलग अलग पैसे मंगाए हैं, आपने फर्स्ट पे किया, सेकंड पे किया, थर्ड पे किया, फोर्थ वाला पे नहीं किया, तो जब तक आप ये पे नहीं कर सकते तब तक आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कि द राइट टू ट्रांसफर शेयर इज एन एब्सोल्यूट राइट. क्लियर है इतना. नाउ लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं. तो लीगल प्रोविजंस में शेयर होल्डर्स कैन वॉलंटरी ट्रांसफर देयर शेयर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. द ट्रांसफर इज अ लीगल प्रोसेस वेयर ओनरशिप ऑफ शेयर्स मूव्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल और एंटिटी टू अनदर. याद रखना है, इट इज अ लीगल प्रोसेस. जब आप किसी पर्सन को शेयर सेल करते हो तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अगर आप लोगों ने बाय मिस्टेक भी अगर चैप्टर नंबर 9 अच्छे से रीड किया होगा, आप पूछोगे सर कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, तो वो है आपका ओसीएम. अगर आपने ओसीएम रीड किया होगा तो उसमें एक है प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज करके एक टॉपिक है. अब मुझे पेज नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें एक टॉपिक है, उसमें बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब आप शेयर सेल करते हो या परचेस करते हो तो एट द एंड में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है. किसकी तरफ से मिलता है? आपके ब्रोकर की तरफ से. आपका ब्रोकर कौन होगा? लाइक जैसे आप जो वेबसाइट से कर रहे हो, जैसे आजकल के जमाने में, आई मीन आजकल जैसे आपका एंजल वन हो गया, जीरोडा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, फिर ये ग्रो हो गया, ऐसे अलग अलग एप्स आते हैं, तो आप इनके थ्रू करते हो तो वो आपके ब्रोकर्स होते हैं, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, ये क्या है, इट इज अ लीगल प्रोसेस. क्लियर है इतना. अभी बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन. तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो ओनरशिप है वो इजिली ट्रांसफर हो सकता है. अभी बात करते हैं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है. तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपके एक वर्ड ही जो है वो मेन है, आपको डिफाइन कर देगा कि क्या होता है. तो सबसे पहला वर्ड है वॉलंटरी प्रोसेस. जो आपका शेयर ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनना, शेयर ट्रांसफर इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. वॉलंटरी का मतलब क्या, वो अपने मन से सेल करता है. The sale or purchase of trans shares by an individual is a voluntary act. याद रखना है, जो शेयर ट्रांसफर होता है जिसको हम परचेस और सेल बोलते हैं, ये वॉलंटरी एक्ट है. दिस प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स टू पार्टीज. और इसमें बेसिकली कितने पार्टीज होते हैं? आपके 2 पार्टीज होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ सेलर, दैट इज अ करेंट शेयर होल्डर्स, एंड द अदर वन इज अ बायर, दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स. प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो फ्यूचर में बनने वाला है, राइट. नाउ अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, सो ट्रांसमिशन जो होता है बेसिकली होता है इनवॉलंटरी. अब क्वेश्चन होता है सर ये इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब आप ट्रांसफर नहीं भी करना चाहो या आप मजबूर हो तो भी वो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. यू डू नॉट हैव एनी राइट. कैसे है, थोड़ा आगे रीड करते हैं. दिस ऑकर्स व्हेन शेयर आर ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो ये याद रखना है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है, और जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है ये इनवॉलंटरी है. इट इज डन थ्रू it is done through operation of law, right. Typically in a cases such as the death, अगर मान लेते हैं जो शेयर होल्डर उसकी डेथ हो गई तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना पड़ेगा. इंसॉल्वेंट हो गया तो भी ट्रांसफर करना पड़ेगा. बैंक
करप्ट हो गया है तो भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो इस केसेस में आप लीगली जो है आपके पास राइट बचेगा ही नहीं। क्लियर है, जैसे डेथ हो जाती तो डेथ में कहां से बचने वाला है, तो आपका जो पर्सन होगा जिसको आपने बनाया होगा अपना लीगल हायर, वो उसको मिल जाएगा, राइट। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग शेयर्स टू द लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव्स। याद रखना है, डेथ के केस में आपका लीगल हायर होगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के केस में आपका रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। क्लियर है इतना। अभी चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज अ मीनिंग। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है, अभी बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग क्या है उसको ध्यान से सुनना। सो मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो शेयर ट्रांसफर क्या होता है एक्चुअली में, इट इज अ प्रोसेस, ध्यान से सुनना, शेयर ट्रांसफर इज अ प्रोसेस इन विच शेयर होल्डर वॉलेंटरी सेल्स और ट्रांसफर देयर ओनरशिप राइट टू अनदर पर्सन। क्लियरली याद रखना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपका मान लो एक एबीसी लिमिटेड थी, ठीक है, उस कंपनी का जो शेयर है वो आपके पास है, दैट इज योर ए, राइट। अब आपने क्या किया, वो शेयर जो है आपने किसको सेल कर दिया, बी को। और ये जो आपने सेल किया है वो वॉलेंटरी किया है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपको किसी ने कहा नहीं, आपको पैसों की जरूरत थी तो आपने क्या किया, इसको शेयर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है, पहले तो वॉलेंटरी सेल है, वो याद रखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, यू आर ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ योर शेयर्स, राइट, या ऑनरशिप राइट। क्लियर इतना। नाउ बाय डूइंग सो दे रिलिंक्विश देयर टाइटल ऑफ द शेयर्स। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, यहां पे रिजेक्ट करना, या सिंपल वर्ड में बोले तो गिव अप कर देना, आपने त्याग कर देना। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, अपने जो ऑनरशिप उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिया। एंड द न्यू बायर और ट्रांसफर गेन्स दोज ऑनरशिप राइट्स। और जो न्यू शेयर होल्डर बनता है, यानी जिसने परचेस किया है, अब वो बन जाता है उसका नया ऑनर। तो डेफिनेशन की ये तो हो गया आपका मीनिंग। अभी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी वॉलेंटरी वेव्स हिज टाइटल। थोड़ा देखो, अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ना, देखो मीनिंग होता है वो तुम क्या समझते हो, डेफिनेशन जो होता है जो किसी ने दे दिया है। तो थोड़ा सा ये वर्ड्स आपको याद रखना होगा। इन एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कंपनी की। अब कंपनी का परमिशन होता है, कंपनी हमको ऑलरेडी परमिशन देती है। वॉलेंटरी वेव्स हिज टाइटल, वो हमने ऊपर भी रीड किया था, of shares in a favor of another person or persons when the title or to the share is transfer is called transfer of share। क्लियर है इतना। इट मे पॉसिबल आप किसी एक पर्सन को शेयर सेल करो, इट मे पॉसिबल आप नंबर ऑफ पर्सन को शेयर करो, आई मीन नंबर ऑफ पर्सन को शेयर सेल करो। जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास 1000 शेयर्स है, मैं किसी एक पर्सन को भी सेल कर सकता हूं, और मैंने 100 शेयर 10 लोगों को सेल कर दिया, राइट। तो बस इतना याद रखना है, इन एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी वेव्स टाइटल। क्लियर है इतना। इन बाकी तो पूरा नहीं है, इन अ फेवर ऑफ अनदर पर्सन एंड गिव द टाइटल्स व्हेन द टाइटल्स टू द शेयर इज ट्रांसफर्ड। क्लियर है, जो मेन है आपका स्टार्टिंग का ही दो लाइन है। अगर हम बात करें अब इसमें क्या क्या जो बातें हैं जो आपको याद रखना है, तो पहला तो है वॉलेंट्री एक्शन है ये, दूसरा याद रखना है चेंज ऑफ ऑनरशिप, तीसरा याद रखना है कंपनी अप्रूवल। क्लियर है इतना। अब ध्यान से सुनना, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विलिंगली वेव्स द राइट टू द शेयर्स एंड ट्रांसफर देम टू अनदर पर्सन। याद रखना है ये विलिंगली काम होता है। दूसरा चेंज ऑफ ऑनरशिप, वंस द शेयर्स आर सोल्ड ट्रांसफर द ओरिजिनल शेयर होल्डर और ओनरशिप और मेंबरशिप इन द कंपनी एंड्स। याद रखना है, अगर आपने, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपका नाम ए है और आपने किसको सेल कर दिया, बी को, तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये किसके लिए है, ए के लिए है, और जो सेकंड सिचुएशन है वो किसके लिए, बी के लिए। अगर आपने शेयर ट्रांसफर किया नहीं, जैसे आप ओरिजिनल शेयर होल्डर थे, तो आपका जो ओनरशिप और मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। द न्यू शेयर होल्डर दैट इज बी गेन्स बोथ द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स एंड मेंबरशिप राइट ऑफ इन द company. Now, company approval, the transfer of share is not complete until the company approves the transaction. This ensure that transfer is legally recognized by the company. अब यहाँ पे जो अप्रूवल की बात होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप लोगों को क्या मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। तो वो नोट आपको मिलेगा, प्रॉपर वे में उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो वो आपका डिटेल डिनोट करता है कि आपका जो ट्रांसफर है वो कंफर्म हो चुका है। क्लियर इतना। तो ये याद रखना है कि 3 पॉइंट आपको माइंड में आना चाहिए। एक तो वॉलेंट्री एक्शन है, दूसरा है चेंज ऑफ ऑनरशिप है, और तीसरा है कंपनीज अप्रूवल। क्लियर है। इसमें 3 बातें होती हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे लिखा ना, वेव्स हिज टाइटल, तो यहाँ पे वॉलेंट्री की बात आ गई है। चेंज ऑफ ऑनरशिप यानी ये वाली बात आ गई है। और थर्ड में क्या मेंशन था यहाँ पे, कंपनीज अप्रूवल, तो यहाँ पे लिखा ना एंटीसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी, यानी इसी डेफिनेशन को लेके ही ये 3 वर्ड्स बना दिया है।
क्लियर हुआ इतना? चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं, अच्छा सिनारियो की तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, सिनारियो कैसा, कंप्लीशन कैसा है, आप इसको एक बार रीड कर लेना खुद से, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। देखो कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन होता है ना, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे शेयर का ट्रांसफर और शेयर का परचेस करना भी मार्केट को जिंदा रखता है। मार्केट को जिंदा कैसे रखता है, कंट्री को कैसे जिंदा रखता है, कैसे बेनिफिट्स करता है, ये टॉपिक उसी में है, मतलब ये टॉपिक उसी बात को एक्सप्लेन करता है। तो एक बार रीड करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ शेयर hold significant importance in the corporate world. It allows shareholders to utilize their right to transfer shares provided that the transfer is in accordance with the company's rules and receives approval. तो ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की बात बोला है। शेयर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिनोट करता है फॉर शेयर होल्डर्स एंड आर कंसिडर्ड मूवेबल एसेट। जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, शेयर्स आर कंसिडर्ड एज अ मूवेबल एसेट्स, तो इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है कि शेयर्स आर कंसिडर्ड एज अ मूवेबल एसेट्स। Shareholders have the flexibility to sell, gift or lease their shares, enhancing the liquidity of their investment. Even आप चाहो तो किसी को सेल कर सकते हो, आप चाहो तो किसी को गिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो उसको लीज पर भी दे सकते हो। इवन आजकल बैंक वाले फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जाओ अपने शेयर्स को बैंक के पास क्या कर सकते हो, लीज पे रखकर बैंक से पैसे भी ले सकते हो। क्लियर है ना? बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस में क्या क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। हम सब जानते हैं आजकल हमारी ताई जी हैं, आपने नाम भी सुना होगा, नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। वो क्या करती हैं, जिस भी चीज में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन पे लगा देती है टैक्स। ठीक है, ये तुमने किया उस पे भी टैक्स, तुम ये नहीं किया वो भी टैक्स। तो ये क्या, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक सोर्स होता है, शेयर्स को सेल करना और परचेस करना। आप लोगों ने सुना होगा, आप कोई भी काम करो, अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो भी, आपने परचेस किया तो भी, आप गाड़ी चला रहे हो तो भी, गाड़ी बंद पड़ी है तो भी, हर चीज पे वो टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। तो उनका क्या है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है। अभी रीड कर लेते हैं, बाकी तो चलता रहेगा। शेयर ट्रांसफर कंट्रीब्यूट्स टू द गवर्नमेंट इनकम एज अ टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफर प्रोसेस एंड इंक्रीज इन द शेयर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होने वाली, एज वो लोग टैक्स हम पे लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। नंबर 2, लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर्स। मैंने क्या बोला, अगर शेयर होल्डर्स को पैसे की जरूरत है, बाय सेलिंग देयर शेयर्स शेयर होल्डर्स कैन क्विकली कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, प्रोवाइडिंग देम विथ लिक्विडिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर संडे है तो बात अलग है, लेकिन जैसे अगर मान लो थर्सडे है, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप मार्केट में शेयर को सेल कर सकते हो और आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। क्लियर है इतना? नाउ ऑनरशिप राइट्स फॉर द बायर। अब यहाँ पे ये जो है ना, लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर सेलर्स के लिए था। अब ये क्या है, ऑनरशिप राइट to the purchaser of the shares gain full ownership rights, allowing them to participate in the company's decision and reap financial benefits। और उस financial benefits का मतलब जो financial चीजें होती है उसका benefit वो उठा सकता है। Now the market opportunity, shareholders can benefit from market fluctuations by buying or selling shares when the price is favorable, taking advantage of price variation। जैसे मार्केट में प्राइस ज्यादा है, आप सेल करके उसका बेनिफिट ले सकते हो, मार्केट में प्राइस लेस है, दैट इज कम है, तो आप परचेस करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। राइट? तो ये क्या है, मार्केट में प्राइस वेरिएशंस का बेनिफिट है, मार्केट फ्लक्चुएशंस का। द नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। अब होता क्या है, द प्रोसेस अलाउस फंड फ्रॉम इनएफिशिएंट यूनिट्स टू फ्लो टुवर्ड्स एफिशिएंट यूनिट्स, इंश्योरिंग कैपिटल इज यूटिलाइज्ड वेयर इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव। अब जिस जगह पर, जहां पर पैसों की जरूरत है, जैसे भी मान लो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं कर रही है, तो मैं अपने पैसे वहां से क्या करूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। क्वेश्चन अराइज होता है, मैं कैसे विड्रॉ करूंगा, मैं अपने शेयर्स को सेल कर दूंगा। अब सेल करके मैं किसी अच्छी कंपनी में लगा दूंगा, तो ये क्या हुआ, इनएफिशिएंट यूनिट से जो फ्लो था वो कहां हो गया, एफिशिएंट यूनिट में हो गया। Now the next one is that is a growth of financial market। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा परचेस सेल होगा उतना ज्यादा मार्केट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप किसी भी मार्केट का, किसी भी प्लेस का डेवलपमेंट होना है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाते हैं तो होता क्या है कि उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, द शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रोज एंड बिकम मोर रोबस्ट एज मोर शेयर्स आर ट्रेडेड। रोबस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोर पावरफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। दिस डायनामिक ट्रेडिंग सिस्टम बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज अ एक्सपांशन ऑफ कंपनीज ऑपरेशन।
Free transferability of shares widens the company's scope for development and growth as more shareholders can invest and trade without restrictions. बहुत सारे लोग आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी चीज के, दैट्स वाई उसका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्लियर है इतना? तो आपके कितने टॉपिक्स हैं टोटल यहाँ पे? 7 है। नंबर 1 क्या है? सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। नंबर 2 क्या है? लिक्विडिटी। नंबर 3 क्या है? ऑनरशिप राइट फॉर द बायर। नंबर 4 मार्केट अपॉर्चुनिटीज। नंबर 5 एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड एक्सपांशन ऑफ कंपनी। क्लियर है इतना? चलो अभी थोड़ा सा एक लीगल प्रोविजन है, वो क्या है? द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर इज जनरली स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से देखा होगा, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो आपका ट्रांसफर है, परचेज है, ये सारी चीजें यानी शेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन होती हैं। प्राइवेट कंपनीज मे इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर बट दे कैन नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिट। इवन प्राइवेट कंपनीज भी जो है उसमें अगर कोई पर्सन है तो वो चाहे अपने शेयर्स को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। हाँ, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये फैक्ट है कि प्राइवेट कंपनी वाले मार्केट में शेयर सेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो लोग मार्केट में शेयर सेल कर सकते हैं, बट वो चाहे तो अपने राइट का यूज कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स राइट। नाउ a shareholder can sell or gift their shares at will, thereby exercising their ownership rights freely। अब कोई चाहे तो अपनी विल का मतलब समझते ही हो, अपनी इच्छा से, यहाँ पे या ये वाला इच्छा लगा सकते हो, या तो विल मतलब जैसे मैं अपना कुछ चीजें हैं ऑनरशिप में ट्रांसफर कर रहा हूं तो बोलते हैं ना कि वो विल बनाते हैं, वो वाला विल। तो अब यहाँ पे क्या करा, कोई भी पर्सन चाहे तो सेल कर सकता है या गिफ्ट कर सकता है अपनी इच्छा से। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो पहले ये टॉपिक कवर कर लेना, इसमें से एमसीक्यूज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे, प्लस आपका इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो आपको ये याद रहे। क्लियर है इतना? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रीड किया था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर एक्चुअली होता क्या है, उसमें साथ ही साथ उसके साथ हम लोगों ने कवर अप किया था कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है। एक्चुअली बेसिक ही हमने कवर किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो नोट्स है वो क्या और कैसा था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या होता है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा मीनिंग डिफरेंस देखा था, ये रहा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर। ये हमने प्रीवियस क्लास में कंसिडर किया था। अभी आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि जब आपको ट्रांसफर करना होता है शेयर्स को तो आपको कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो माइंड में रखने होते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 10 से 11 पॉइंट्स है, बट आपको एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसा आपको लिखना होगा। देखो, अगर प्रोसीजर एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना इस बात को, इन केस अगर आपको एग्जाम में प्रोसीजर आता है, वो कितने मार्क्स का भी आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट करने पड़ते हैं। इट मींस यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट्स। बट इन केस अगर आपको प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, तो प्रोविजंस में आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, चलेगा इतना। 3 मार्क्स का तो आपको 6 पॉइंट्स लिखना होता है, 4 मार्क्स का तो आपको 8 पॉइंट्स लिखना होगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्लियर हुआ इतना? अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या है कैसा है। तो प्रोविजन शेयर्स अगर हम लोग आगे जाए उसके पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो किस किस स्वरूप में हो सकते हैं, मतलब हाउ मेनी वेज दे कैन बी कैटेगराइज्ड। तो पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं, आई मीन बेसिक देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिवाइडिंग इनटू द प्रोसीजर, सॉरी डाइविंग इनटू प्रोसीजर, मतलब कहते हैं ना कि किसी जगह पे कूदने से पहले उसकी गहराई नापना जरूरी है। आई मीन नदी में छलांग लगाने से पहले नदी की गहराई जानना जरूरी होता है। इन सेम वे यहाँ पर वही लिखा है कि आप प्रोसीजर पे जाओ उसके पहले इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट कैन बी हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। From the perspective of share transfer, shares can be categorized into 2 types. So number 1 is physical shares and number 2 is demat shares. तो क्वेश्चन ये है सर कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो आपका फिजिकल शेयर होता है वो इनटेंजिबल फॉर्म में होता है। टेंजिबल फॉर्म का मतलब आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट्स होता है। तो ध्यान से सुनना, फिजिकल शेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय शेयर सर्टिफिकेट्स issued by company in a tangible form. These certificates include such as a name of company,
शेयर होल्डर्स नेम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द कंपनी सील। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट में होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर्टिफिकेट इंक्लूड्स व्हिच टाइप्स ऑफ डिटेल्स, तो नेम ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यूज ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट एंड एट द एंड कंपनी सील। प्लस जो आपका फिजिकल शेयर्स होता है उसमें थोड़ा रिस्क होता है। क्वेश्चन है रिस्क क्या है, लाइक बीइंग लॉस्ट हो सकता है, टोन फट सकता है, चोरी हो सकता है, और डिस्ट्रॉयड इन इवेंट्स लाइक अ फायर, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रिस्क होते हैं किसमें, फिजिकल शेयर्स में। पर अगर हम बात करते हैं डीमेट शेयर्स, सो डीमेट शेयर इज अ डीमेटलाइज्ड शेयर। डीमेटलाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। क्या होता है डीमेटलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके जो शेयर्स होते हैं वो कौन से अकाउंट में होते हैं, डीमेट अकाउंट में होते हैं। और बेसिकली डीमेट अकाउंट में अगर है तो वो कौन से फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आर नॉट हेल्ड फिजिकली but are maintained in a demat account by the shareholders. This format eliminates risk associated with physical shares such as a loss, theory, forgery और destruction. अच्छा, बेनिफिट क्या है, डीमेट अकाउंट में है आपका, तो आपका जो लॉस होने का टेंशन था, टियरिंग का मतलब फट जाने का टेंशन, फ्रॉड करने का टेंशन, डिस्ट्रक्शन होने का मतलब कि खराब हो जाने का, टूट जाने का, फट जाने का, वो रिस्क खत्म हो जाता है एज वो कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफर। अच्छा देखो, प्रोसीजर में क्या है, आपको प्रोसीजर समझना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या और कैसे चीजों को है, यहाँ पे क्या और क्या है। ठीक है, प्रॉपर वे में आपको क्लियर करना जरूरी है। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फिजिकल शेयर्स इन्वॉल्व्स अ फॉर्मल स्टेप ऑफ फॉर्मल सेट ऑफ स्टेप्स। कौन कौन सा यहाँ पे आपका स्टेप्स है। अ कंपनी में रिजेक्ट द ट्रांसफर इफ द प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली। अगर आपने ये जो टॉपिक्स है, मतलब ये जो चीजें हैं, अगर आपने प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया तो आपका जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, ये तो प्रोसीजर आपको करना है तो, और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोविजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रोविजन, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, वापस ध्यान से सुनना। हेडिंग क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर। तो एक्चुअली टॉपिक कैसा है कि अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना तो उसका जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो प्रोसीजर फॉलो करने से पहले आपको कुछ पॉइंट से जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं, वो क्या क्या है। सो नंबर 1, शेयर ट्रांसफर फॉर्म। शेयर ट्रांसफर फॉर्म का मतलब क्या है, अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट एक्यूरेटली। मतलब ये है कि आपको ट्रांसफर करने से पहले एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, वो फिल करना पड़ता है। क्लियर है इतना। फिर क्या लिखा है, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ बोथ द सेलर एंड द परचेसर, दैट इज अ बायर, नेम्स, एड्रेसेस एंड सिग्नेचर। दीज फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफिस, ऑथराइज्ड शेयर ब्रोकर्स और स्टॉक मार्केट। क्लियर है इतना, आपको ध्यान से सुनना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप शेयर ट्रांसफर का काम करते हो तो इन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। दैट दीज आर प्रोविजंस। नंबर 2, शेयर सर्टिफिकेट। अ शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर मस्ट बी अटैच्ड। मतलब जब आप अपना जो शेयर फॉर्म है वो सेंड करते हो तो उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट होगा या तो अलॉटमेंट लेटर होगा, दैट शुड बी अटैच्ड विद द शेयर ट्रांसफर फॉर्म टू वैलिडेट ओनरशिप। क्लियर है इतना, कि पता होना चाहिए कि आप ही एक्चुअल ओनर हो, तो आपके पास वो होगा ना सर्टिफिकेट भी, तो आप सर्टिफिकेट वापस भेज दो उनके साथ। नंबर 3, अनपेड कॉल। एनी अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स शुड बी क्लियर्ड बिफोर ट्रांसफरिंग, राइट। अगर आपका कोई अमाउंट है जो अनपेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पहले पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद ही आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका थर्ड प्रोविजन है जो पता होना चाहिए कि ये चीजें होना जरूरी है। नाउ द नंबर 4, ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन। इन केस आपने जो एप्लीकेशन मतलब कि आपने ट्रांसफर का रिक्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में नो ऑब्जेक्शन शुड एग्जिस्ट अगेंस्ट द ट्रांसफर। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन द ट्रांसफर कैन बी ब्लॉक्ड। तो ये भी चेक करना है कि उसके अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। द नेक्स्ट वन, satisfactory evidence. If the share transfer form is lost, an application signed by both parties should be submitted to the company. A valid explanation must be provided to the company director. अगर मान लेते हैं कि आपका शेयर ट्रांसफर फॉर्म खो गया है और एन एप्लीकेशन साइन बाय बोथ पार्टीज, तो आपको क्या करना है, एक नया एप्लीकेशन करना होगा और उसमें दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होगा और उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द कंपनी डायरेक्टर। और आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर क्या बात था, कैसा हुआ था, जो भी मैटर है। क्लियर इतना, तो आपका फिर पॉइंट क्या, सेटिस्फैक्टरी एविडेंस।
फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको ट्रांसफर फॉर्म कलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट क्या था कि आपको आपके ट्रांसफर फॉर्म के साथ आपको सर्टिफिकेट भी रिटर्न करना है। नंबर 3 अनपेड कॉल्स है, इन केस अनपेड है तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉपर फॉलो कर पाओगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, अगर कोई अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन है तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ट्रांसफर प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, इन केस अगर आपका जो फॉर्म है वो खो गया है तो आपको पूरा एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन कौन, बोथ द पार्टीज दैट इज द बायर एंड सेलर। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लीन राइट, इफ द कंपनी होल्ड्स द लीन, लीन का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रीड किया था, एक लीगल क्लेम होता है किसी भी चीज के ऊपर, ओवर द शेयर्स फॉर एन आउटस्टैंडिंग डेट, द ट्रांसफर कैन स्टिल प्रोसीड अलाउइंग द कंपनीज टू कलेक्ट इट्स ड्यूज। ये भी प्रोविजंस है कि अगर कोई लीन है तो भी आप आगे काम बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या कंपनी का परमिशन होगा और बाद में कंपनी जो है वो अपने ड्यूज क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज स्टैंप ड्यूटी। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि आपके जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उस पर आपका स्टैंप होना चाहिए, तो स्टैंप ड्यूटी मस्ट बी बेस्ड, याद रखना ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। स्टैंप ड्यूटी मस्ट बी पेड based on market value of shares. If inadequate stamp duty is paid, the transfer can be refused by the company's director. याद रखना है कि जो स्टैंप ड्यूटी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। द नेक्स्ट वन इज इशूइंग द न्यू शेयर सर्टिफिकेट, अपॉन अप्रूवल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इशूज न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, जैसे ही पुराना वाला उनके पास गया वो नया वाले के लिए नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसफर, share transfer may be rejected if there are legal restrictions, that is for example by company registrar or court order। अगर मान लो आपके ऊपर कोई केस है या आपका कोई इश्यूज हो रहा है और किसी ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे कंपनी रजिस्ट्रार हो गया या फिर कोर्ट हो गया, तो आपका जो शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस, शेयर ट्रांसफर मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट। Failure to comply may result in a refusal of the transfer, right? The last one, I mean next one is a register of members। जैसे ही यहाँ पे शेयर ट्रांसफर का जो मतलब शेयर ट्रांसफर का काम स्टार्ट हो जाता है तो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम विल रिमेन ऑन द रजिस्टर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफर प्रोसीजर। जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ओरिजिनल वाले का ही रहेगा। जैसे ही पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है तो जो ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाले का नेम क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ओल्ड नेम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसमें किसका नाम आ जाएगा, न्यू शेयर होल्डर का। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट टू डिविडेंड, द ट्रांसमिशन इज इनकम्प्लीट, द डिकीज्ड और इंसॉल्वेंट मेंबर रिटेन्स द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। अगर मान लेते हैं कि जो ट्रांसफर का प्रोसीजर था वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो डिकीज पर्सन है, वैसे तो डिकीज वाले को मिलने वाला नहीं, कि जो पर्सन है राइट उसके पास ही रहेगा कि वो डिविडेंड रिसीव करेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये टोटल आपके 12 प्रोविजंस है। एंड द लास्ट वन इज इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, तो ये आपका यहाँ पे ओबीसी भी है जिसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। याद रखना है सिंगल पर्सन कंपनी का दूसरा नाम क्या है, वन पर्सन कंपनी, और इसी का फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है आपका, ओपीसी। तो याद रखना ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है, वन पर्सन कंपनी। अच्छा, वन पर्सन कंपनी की केस में क्या होगा, द डेथ ऑफ सोल मेंबर, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय दैट मेंबर विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट द शेयर्स। अगर मान लो सिंगल पर्सन कंपनी है और उसमें मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसने जिस पर्सन का नेम नॉमिनेट किया होगा ऑटोमेटिक वो पर्सन क्या बन जाएगा, आपका शेयर होल्डर बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट इन्फॉर्म द नॉमिनी अबाउट द इवेंट। अच्छा, उसको पता भी चलना चाहिए कि मैं नॉमिनेटेड हूं और सामने वाले पर्सन के साथ क्या हुआ है। द नेक्स्ट वन, नॉमिनी विल बी इंटाइटल्ड टू सेम डिविडेंड्स राइट्स एंड लायबिलिटीज एज द डिकीज्ड मेंबर, और उसके पास भी सेम राइट्स होंगे जो उसके पहले वाले के पास थे। The next one, once becoming a member, the nominee can designate another nominee with a written consent। एक बार वो पर्सन खुद मेंबर बन गया तो वो भी किसी अदर पर्सन को डेजिग्नेट कर सकता है, यानी किसी अदर पर्सन को यहाँ पे उसको नॉमिनेट कर सकता है। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका वन पर्सन के केस में यानी सिंगल पर्सन के केस में प्रोविजंस, और ये है आपका फिजिकल शेयर के केस में प्रोविजंस। यहाँ पे जो प्रोसीजर लिखा हुआ है आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो, मैं यहाँ पे इसको खत्म ही कर देता हूँ ना, तो आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो भी क्या आपको नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते ही रहोगे।
तो याद ये रखना है कि ये क्या है, आपका पूरा प्रोविजन, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो प्रोविजन मेंशन भी कर दिया था कि आपको कोई प्रॉब्लम फील ना हो। ये प्रोविजंस आपको फॉलो करना कंपलसरी है सो दैट कि आप आगे बढ़ सको। अभी बात करते हैं प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफर, अच्छा डीमेट वाले में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, एस डीमेट वाला इजी होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लियरली वर्ड मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को सिर्फ किसका रीड करना है, फिजिकल शेयर ट्रांसफर का। अच्छा फिजिकल शेयर ट्रांसफर में भी दो पॉइंट है, एक आपका है टोटल ट्रांसफर है और एक आपका पार्शियल ट्रांसफर है। तो अब इसमें है क्या वो ध्यान से देखते हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा। द शेयर होल्डर्स हु वांट टू ट्रांसफर देयर शेयर मस्ट ऑब्टेन शेयर ट्रांसफर फॉर्म, दैट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कंपनी रजिस्ट्रार। फिर यहाँ पे था ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स, ठीक है। जिस पर्सन को अपॉइंट किया होगा उस पर्सन से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ऑब्टेन करना है। दिस फॉर्म मस्ट बी ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार का प्रॉपर वे में सिग्नेचर और प्रॉपर वे में साइन और स्टैंप होना जरूरी है। क्लियर इतना। द नेक्स्ट वन, ड्यूली का मतलब प्रॉपर वे में, लाइक जैसे बोलते हैं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं रीजनेबल। तो यहाँ पे मैं रीजनेबल लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा रीजनेबल। क्लियर है, ड्यूली का मतलब क्या होता है, रीजनेबल। ना फिलिंग इन द डिटेल्स इन द ट्रांसफर फॉर्म, आपने ऑब्टेन कर लिया है। अब ऑब्टेन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उस फॉर्म में डिटेल फिल करना पड़ेगा। द शेयर ट्रांसफर फॉर्म रिक्वायर्स डिटेल अबाउट द बोथ द शेयर, दैट इज बायर, बायर का नाम क्या होता है ट्रांसफरी, इन द शेयर सेलर दैट इज अ ट्रांसफरर। क्लियर है इतना। दिस इंक्लूड्स नेम्स, एड्रेसेस, नेम ऑफ अ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर। इसके पहले हमने रीड किया था, सारा वही पॉइंट है। Necessary stamp duty must be affixed to the form and it must be signed in the presence of witnesses. The witnesses is also required to provide their name, address and occupation. जैसे आपको पता है कि कोई भी लीगल वर्क होता है तो उसमें गवाहों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर वही बोला है कि विटनेस भी होने जरूरी है, और विटनेस का भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा दैट इज नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बातें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ट्रांसफर फॉर्म की बात हो रही है, याद रखना ये किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर फॉर्म की। द बायर ऑफ द शेयर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ शेयर ब्रोकर सबमिट द कंप्लीटेड ट्रांसफर फॉर्म अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनीज रजिस्ट्रार्ड ऑफिस। इफ नो शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड yet a letter of allotment may be enclosed। अगर मान लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट नहीं था तो अलॉटमेंट का तो लेटर होगा ही ना, तो आपको अलॉटमेंट का लेटर सबमिट करना पड़ेगा। ट्रांसफर्स कैन ओकर नॉट जस्ट थ्रू अ सेल बट आल्सो इन केस ऑफ सच एज अ गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट में दे रहे हो तो भी ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि रीजन चेंज हुआ है तो आपका जो प्रोसीजर होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट अपॉन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने क्या बोला आपको, ट्रांसफर फॉर्म एंड द शेयर सर्टिफिकेट। द कंपनी सेक्रेटरी issues a transfer receipt to the submitting party and these receipts act as a proof that the documents related to the transfer have been received by the company। क्लियर है इतना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म कलेक्ट करना है यानी ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, फिल करना है, फिलिंग अप द डिटेल। उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है। सबमिशन में शेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। फिर सेंडिंग द ट्रांसफर रिसीप्ट, फिर वहां से आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा वहां से, जैसे आफ्टर वेरीफाइंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स इन द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेंड्स अ नोटिस टू बोथ, बोथ मतलब आपके जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है, टू कंफर्म द ट्रांसफर। दिस स्टेप हेल्प्स टू अवॉइड blank or forced transfer. If either parties have any objection, they must notify the company within a 2 week। अगर मान लो दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग को पता होगा अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट होते हैं तो आपको मैसेज आता है, अगर आपने ये नहीं किया है तो इस नंबर पे कॉल करें, ये उसी टाइप का है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बैंक वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वो भी कब, सॉरी कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो भी कब, विद इन 2 weeks। If no objections are raised, the transfer is considered acceptable to both the parties। The next one is the recording the share transfer register। एक बार वापस सुनना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आप मान के चलो कि आप शेयर होल्डर हो और किसी कंपनी में आपको शेयर सेल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म लेकर आओगे। फॉर्म के बाद उसमें क्या करोगे, डिटेल फिल करोगे। डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करोगे। फिर वहां से क्या मिलेगा, आपको रिसिप्ट मिलेगा। क्लियर है। फिर उस रिसिप्ट के बारे में मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि भाई शेयर जो ये ट्रांसफर का काम है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, दैट इज नोटिस।
फिर नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। उसके बाद जो सेक्रेटरी है उसका काम क्या है, नोटिस आई मीन रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है वो देखो। वंस द नोटिस पीरियड हैज बीन पास्ड विद नो ऑब्जेक्शन, यहाँ पे जो विद इन 2 वीक का टाइम था वो खत्म हो गया है। द ट्रांसफर इज रिकॉर्डेड इन द कंपनी शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज एंटर्ड इन द प्लेस ऑफ ट्रांसफरर सिग्निफाइंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग हो जाएगा भाई ये शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल, और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, उसमें कन्वेड बाय द सेक्रेटरी टू डिस्कस द एप्लीकेशन फॉर शेयर ट्रांसफर, और उसके वो कन्वे करेगा कि भाई ये सारा काम हो गया है, और वो लोग क्या कर देंगे, रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग टू अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द नेक्स्ट वन इज एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब उसके बाद उसका काम क्या होगा कि उसका नाम, मतलब कि कंपनी का जो अगला प्रोसीजर होगा ट्रांसफर का, उसका उस पर्सन का नाम जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है उसका नाम मेंशन कर देना। फॉलोइंग द अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द नेम ऑफ द अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेम ऑफ ट्रांसफर इज रिमूव्ड। जिसने ट्रांसफर किया उसका नाम रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द नेम ऑफ ट्रांसफरी इज एडेड। ये वही बात हो गई। एंड द लास्ट वन इज सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर। After the transfer is approved, the name of new shareholder is written on the back of the share certificate by the secretary, and updated certificate is signed by the responsible officer. If existing share certificate is too old or does not have enough space for the entry for a new shareholder's name, new share certificate is prepared and delivered to the new shareholder. So overall conclusion यही है कि नया शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका प्रोसीजर। हमने इसमें 2 टॉपिक कवर किया है, एक है आपका प्रोविजंस और एक है आपका प्रोसीजर। तो प्रोविजंस में जो है टॉपिक्स वही लगभग प्रोसीजर में भी है, और इसमें क्या है कि ट्रांसफर फॉर्म लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऐड करना है, एम्पेड कॉल होगा, तो वो ये सारी एक्स्ट्रा है। लीन वाला हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वाला हो गया, रिजेक्शन वाला हो गया, आर्टिकल्स वाला, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि प्रोविजंस है ना, तो प्रोविजंस तो ज्यादा होंगे। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में टोटल कितने टॉपिक्स है आपके, 9 टॉपिक्स है। तो ये 9 टॉपिक्स याद रखना। और वो भी कैसा है, ये आपकी टोटल शेयर ट्रांसफर वाला है। क्लियर हुआ इतना? तो जिसमें आपको याद रखना है क्या क्या है, पहले तो फॉर्म करेक्ट करना है, उसको फिल करना है, सबमिट करना है, वहां से रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद आपको नोटिस मिलेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्टर में नाम आएगा, रिजोल्यूशन पास होगा, फिर रजिस्टर में एज अ मेंबर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर हुआ इतना? सो टोटल 9 पॉइंट्स है, आपको 1 बाय 1 जैसे मैंने कहा वैसे ही रिवाइज करना है। क्लियर हुआ इतना? अब एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो है प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर। पार्शियल में क्या होगा, व्हेन ए शेयर होल्डर, ध्यान से सुनना, व्हेन ए शेयर होल्डर wants to transfer only a portion of their total shareholding, they need to follow a slightly different process involving the splitting of shares. यहाँ पे क्या वर्क करता है, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर। स्प्लिटिंग का मतलब क्या था, बांटना। बिलो इज द प्रोसेस। नंबर 1 रिक्वेस्ट फॉर शेयर स्प्लिटिंग, फिर क्या करना है, स्प्लिटिंग द शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ स्प्लिटिंग से 3 ही काम है। नंबर 1, द शेयर होल्डर्स मस्ट सेंड देयर सर्टिफिकेट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टिंग टू द स्प्लिट देयर टोटल शेयर होल्डिंग इनटू डिजायर्ड पोर्शन, जैसा वो चाहते हैं, जितने रेशियोज में या जितना डिस्ट्रीब्यूशन में वो काम करेंगे। नंबर 2, स्प्लिटिंग द शेयर, कंपनी सेक्रेटरी विल स्प्लिट द शेयर्स एज पर द शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द अपडेटेड शेयर सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग द न्यू होल्डिंग। जैसे मान लेते इसके पास कितना शेयर्स था, 1000 था, और इसने रजिस्टर ऑफिस में रिक्वेस्ट किया इस 1000 शेयर्स को 700 शेयर्स से 300 शेयर्स में कर दो, और ये 300 शेयर्स ट्रांसफर कर दो डी के नेम पर। ओके, फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा कि उसकी रिक्वेस्ट को समझेगा, और यहाँ पे 700 सर्टिफिकेट मतलब 700 शेयर्स का एक न्यू शेयर सर्टी बना के वो आप उसको दे देगा। क्लियर है? फिर ट्रांसफर ऑफ स्प्लिट शेयर्स, वंस द शेयर्स आर स्प्लिट द शेयर होल्डर्स कैन प्रोसीड टू सेल और ट्रांसफर। अब उसके बाद ये जो ट्रांसफर हो गया, स्प्लिट हो गया है 300 और 700 में, तो अभी 300 को जो चाहे वो जैसा कर सकता है, अपने डिजायर्ड मेंबर को वो सेल कर सकता है। The process for transferring these follows the same step as the total share transfer. पूरा का पूरा पॉइंट जो कहते हैं ना मेथड है वो सेम टू सेम है। ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए था। क्लियर हुआ इतना? तो इसमें यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर डीमेटेरियलाइज शेयर। तो ये आपका छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। एज एक साथ में ज्यादा करवाऊंगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, प्लस आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कैच करने के लिए। तो बेटर आप इतना रिवाइज करो फिजिकल ट्रांसफर का, नेक्स्ट क्लास में हम डीमेट वाला कर लेंगे। क्लियर इतना? सो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी डाउट्स होता है या कुछ भी मन में होता है आप शेयर कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनल नंबर है मेरा आपके पास, आप जहां चाहे वहां कमेंट्स में जो भी जहां पे आप शेयर करना चाहो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई सजेशन है तो भी आप शेयर कर सकते हो। कोई टॉपिक है आपको एक्स्ट्रा समझना है, कोई क्वेश्चन है, कोई एमसीक्यूज है, जो भी आप बता सकते हो।
जितना जैसे होगा मैं उतना आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है इतना? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर रेडी किया था, जिसमें काफी लेंदी प्रोसीजर है। एज आपको पता है, फिजिकल शेयर में आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको प्रीवियस क्लास में, और ऑलमोस्ट आपके देखा जाए तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स थे। क्या कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होगा, कब क्या करना होता है, एंड में क्या होता है, वो सारी बातें। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा देखा था कि प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर। और नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर। डीमेटेरियलाइज्ड शेयर का मतलब होता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है उसको। तब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो शेयर्स होता है उनको ट्रांसफर करने का जो मेथड है वो काफी इजी है। बट स्टिल कुछ बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है कि जब हम उसमें शेयर परचेज और सेल करते हैं तो जो प्राइसेस होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, या उसके हमको हम लोग को जो अमाउंट पे करना था वो कितना और कैसे पे करना होता है। क्लियर है? इसमें बस इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन कॉन्ट्रेक्ट टू फिजिकल शेयर्स, डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स आर मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होते हैं, एज ये आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स आर स्ट्रीमलाइंड एंड रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ध्यान से सुनना क्या क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको शेयर सेल करना है, यू शुड हैव अ डीमेट अकाउंट, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, डीमेट रिक्वायरमेंट। फिजिकल शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड डायरेक्टली, यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक होगा। शेयर होल्डर मस्ट कन्वर्ट, सॉरी माय मिस्टेक, अभी ध्यान से रीड करना। फिजिकल शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड डायरेक्टली, शेयर होल्डर्स मस्ट कन्वर्ट देम टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाया द डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसीजर। यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। प्रेजेंट में एक ऐसा सिचुएशन आपको पता है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको इलेक्ट्रॉनिकली काम करना है, राइट? जब आपका डीमेट अकाउंट है अगर, तो आप फिजिकल शेयर्स का यूज नहीं कर पाते। तो फिजिकल शेयर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ये ज्यादा कन्वर्ट हो गया। फिजिकल शेयर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यहाँ पे लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और वो कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, वाया डीमेटेरियलाइजेशन, मतलब आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ठीक है। ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, द इन्वेस्टर्स ओपन्स अ डीमेट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दैट इज अ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ध्यान से सुनना, हम लोग जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं वो या तो किसी बैंक में ओपन करवाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, या तो जो ब्रोकर्स होते हैं जिन जो लोग ऑथराइज्ड हैं बाय से भी, उनके थ्रू हम अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। और ओपन कहाँ होता है हमारा, एनएसडीएल या तो सीडीएसएल में। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर डिपोजिटरीज हैंडलिंग दीज ट्रांजेक्शंस। याद रखना है आपको, ये सब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आपने ओसी में भी रीड किया होगा, ये सब कौन होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और ये दोनों कौन है, डिपोजिटरीज हैं। मतलब ऐसे समझो, ये पापा है और ये उनके बच्चे हैं। ठीक है। ओके। नाउ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर द डिपोजिटरीज हैंडलिंग दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एनएसडीएल का क्या है और सीडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है, राइट? यूजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप, अब ध्यान से सुनना। द इंस्टीट्यूशन इश्यूज एन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू द अकाउंट होल्डर विच इज यूज फॉर द बाइंग और सेलिंग शेयर्स। इंस्ट्रक्शन स्लिप का मतलब उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका शेयर्स कितने का है और कब आपने परचेस किया था, वो सारी चीजें। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, द कंपनी कैन व्यू द होल्डिंग्स ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स वाया एनएसडीएल और सीडीएसएल बट कैन नॉट अल्टर देम। मतलब ये है कि अगर आपने एनएसडीएल के थ्रू अकाउंट ओपन करवाया है तो आप एनएसडीएल के थ्रू ही चेक कर सकते हो, अगर आपने सीडीएसएल के थ्रू करवाया तो आप सीडीएसएल के थ्रू ही चेक कर सकते हो। अब नाउ बाइंग एंड सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक तो परचेस करना होगा और दूसरा या तो हमें सेल करना होगा। ठीक है। अब परचेस में क्या सिचुएशन होता है और सेल में क्या सिचुएशन होता है, ध्यान से सुनना। द बायर पेज द प्राइस ऑफ शेयर। पहले तो आपको जो शेयर का प्राइस होगा, लाइक जैसे अगर 100 रुपीज है शेयर का प्राइस तो वो हो गया। फिर एज पर द रूल स्टैंप ड्यूटी का कुछ प्राइस होता है, वो आप उसमें देखोगे तो उसमें ऐड होके आ जाएगा 2-4 रुपए जो भी होता है। एंड ब्रोकरेज फीस ऐड होके आ जाता है। मतलब ये है कि आपको पहले ये दिखेगा पेमेंट करने का, लेकिन जब आप परचेस कर लोगे तो ये इतना चला जाता है, राइट? क्योंकि उसमें क्या है, स्टैंप ड्यूटी एंड ब्रोकरेज भी ऐड हो जाता है। द शेयर्स आर क्रेडिटेड टू बायर्स डीमेट अकाउंट। और एट द एंड में जब आपने परचेस कर लिया तो जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें जो शेयर्स है वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। इन अ सेलिंग प्रोसेस द सेलर रिसीव्स द अमाउंट माइनस ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। इवन अगर आप शेयर सेल करते हो, ठीक है, तो जो आपको अमाउंट रिसीव करने वाले हैं उसमें भी क्या होगा, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे आपको प्लस करके
पे करना होता है और यहाँ पे माइनस करके आप रिसीव करते हैं। द शेयर्स आर डेबिटेड फ्रॉम देयर डीमेट अकाउंट, यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है। क्लियर है? नाउ कंपनीज रोल क्या है, द कंपनी हैज नो डायरेक्ट रोल ओवर द सेल एंड परचेस ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर, एज उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, जब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट्स होती हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी में सेंड करना होता है, फिर वो लोग वहां पे अपना प्रोसीजर करते हैं, उसमें चेक करते हैं, इसमें सेकंड पर्सन का नेम मेंशन करते हैं, कंपनी का स्टैम्प मेंशन करते हैं और सेंड कर देते हैं। बट डीमेटेरियलाइज यानी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इज इंटायरली मैनेज बाय डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस व्हाइल द कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व द चेंजेस इन इट्स शेयर होल्डर्स बेस ऑनलाइन। बस ये लोग ऑनलाइन चेक करते रहते कि आज कौन मालिक है, कल कौन मालिक होगा, नथिंग एल्स। This procedure ensures efficient management and transfer of shares in a secure and electronic manner. क्लियर है इतना? तो यह है आपका छोटा सा टॉपिक है, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर। तो इसको थोड़ा याद रखना है कि आपको पहले अकाउंट ओपन करवाना होगा। क्यों अकाउंट ओपन करवाना होगा? एज आपकी फिजिकल को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फिर वो अकाउंट ओपन कहाँ पे करवा सकते हो? बैंक से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, ऑन बिहाफ ऑफ एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब एनएसडीएल सीडीएसएल का फुल फॉर्म लिख दो, वो हो गया आपका। फिर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है। फिर आपके जो एनएसडीएल सीडीएसएल है वो आपको मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं, बट आप अल्टर नहीं कर सकते हो। उसके बाद बाइंग होता है और सेलिंग होता है। बाइंग में क्या होगा, सेलिंग में क्या होगा, वो याद रखना। और कंपनी का कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है, बस वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है इतना? सो इतनी सी ही बातें हैं आपके इस टॉपिक में, दैट इज प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर। क्लियर हुआ इतना? सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं आपका ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। ओके, तो इसकी सारी वीडियोस आप देखते रहो ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर अच्छे से रहें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी फॉर अ शेयर ट्रांसफर। ये टॉपिक में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आपको ये ड्यूटीज लर्न कैसे करना है। जैसे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर इसमें इतने सारी ड्यूटीज है, हम सब लर्न कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा वे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको याद क्या रखना है कि जितने भी टॉपिक है उन सबका अपना एक प्रोसीजर है। ठीक है? अगर आप वो प्रोसीजर रीड करते हो तो आपको वो पहला काम यही करना है कि आपको कैसे भी करके ये जो प्रोसीजर है बस इसी पे फोकस करना है। अब बोलोगे सब प्रोसीजर पे ही फोकस करना है या ड्यूटीज ड्यूटीज नहीं करना है? मतलब नहीं, ड्यूटीज भी आपको करना है। अब ध्यान से सुनना, जब आप प्रोसीजर पे फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इसके प्रोसीजर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो इसके प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लीट कौन करता है? कंपनी का सेक्रेटरी। ध्यान से सुना, कौन कंप्लीट करता है? कंपनी का सेक्रेटरी। तो जो प्रोसीजर्स कंप्लीट करने वाले वही इसकी क्या हो जाएंगी? ड्यूटीज हो जाएंगी। सो इट मींस कि आपको अगर प्रोसीजर्स का अच्छे से नॉलेज है तो आपको ड्यूटीज का भी नॉलेज जो है वो अच्छे से अपने आप हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? आप चाहे जो भी टॉपिक उठा के देख लो, जिस भी टॉपिक में अगर आपको ड्यूटीज मेंशन है और अगर उसके पहले प्रोसीजर मेंशन है तो आप किस पे फोकस करना है? पहले प्रोसीजर पे, क्योंकि जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होता है वही आपका क्या बन जाता है? ड्यूटीज बन जाता है। जैसे यहाँ पे जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला उसका नाम है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। तो पहले आप क्या करो, शेयर ट्रांसफर का जो टॉपिक है पहले वो कवर करो। ठीक है? जैसे आप वो टॉपिक कवर करते हो तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। द सेक्रेटरी प्लेज अ crucial role in a transfer of shares, ensuring that all procedures are followed according to the Companies Act 2013. We all know कि हमको पता है कि भाई ये शेयर ट्रांसफर का जो काम है वो हमें कैसे फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट एज हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना होता है। Now, the secretary's duties are designed to ensure that or designated to ensure that the process is legal, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम फ्यूचर लिटिगेशंस। मतलब फ्यूचर में कोई इस पे केस ना करे या फ्यूचर में कोई इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ शेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर फॉर्म। याद है हमने रीड किया था कि पहला पॉइंट क्या है? आपको ट्रांसफर फॉर्म कलेक्ट करना है। ठीक है? या जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं वो कलेक्ट करना है। अब वो कहां से कलेक्ट करना है? तो ब्रोकर से कलेक्ट करना है। अब वो तो हो गया, लेकिन इसका काम क्या? वेरीफाई करना है। किसका काम? सेक्रेटरी का। क्या करना है? द सेक्रेटरी मस्ट carefully verify the share transfer instrument, ensuring that all essential details such as the number of shares, type of shares, and signatures of the shareholders are correct and in line with the company provisions. तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर मैं उस हमने रीड किया था स्टैम्प और ड्यूटीज जो फीस पे करनी होती है वो सारी चीजें देखना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी टू वेरीफाई मार्केट वैल्यू। याद है हमने रीड किया था कि हमें ये चेक करना है कि जो स्टैम्प ड्यूटीज हैं वो एज पर मार्केट वैल्यू
होना जरूरी है। तो सेक्रेटरी का यही काम है कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या चेक करना है, मेंशन इन द ट्रांसफर फॉर्म टू इंश्योर द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स करेस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स बीइंग ट्रांसफर्ड। मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने फीस आई मीन स्टैम्प ड्यूटी जो है वो मेंशन किया है या नहीं। द नेक्स्ट वन, सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस। आपको याद होगा हमने रीड किया था, उसमें हमें टू सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक बायर के साइड से हो जाएगा और एक आपका सेलर के साइड से हो जाएगा, मतलब दो होना चाहिए। तो सेक्रेटरी काम क्या है, द सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस ऑन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म इज क्रूशियल एज ए शो करता है कि भाई ये काम जो है वो लीगल हुआ था। द सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर्स दैट ही दिस इज प्रेजेंट एंड करेक्ट। क्लियर हुआ है कि ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। नाउ रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर, अपॉन रिसीविंग द शेयर ट्रांसफर फॉर्म एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, the secretary must issue a receipt to the shareholders confirming the submission provided all details are satisfactory। मतलब ये काम है, उसकी ड्यूटी है चेक करना कि पहले तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर फॉर्म कलेक्ट करना है, कहां से, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस से। बाद में ये इंश्योर करना है कि जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉपर वे में डिटेल्स मिलना चाहिए, मतलब रिसिप्ट मिलना जरूरी है। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसमें हमको क्या चेक करना है कि प्रॉपर वे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पास ऑन हुआ है। If all the information is provided in the transfer form is found satisfactory, the secretary will ensure that the share transfer is presented for approval at the board of directors meeting and the transfer is then formally approved by passing a resolution। क्लियर हुआ इतना? सो बेसिकली आपको याद रखना है कि बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुए प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता है, ये हमने रीड किया था। तो वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ है, रिजोल्यूशन पास हुआ है और उसका इन्फॉर्मेशन पूरा परफेक्ट है, वो कौन चेक करेगा, सेक्रेटरी चेक करेगा। क्लियर इतना? तो पहला पॉइंट आपका क्या था, तो पहला पॉइंट आपको फॉर्म का वेरीफाई करना है, दूसरा पॉइंट क्या था कि आपको स्टैम्प्स चेक करने हैं, तीसरा पॉइंट क्या था कि आपको ये चेक करना है कि जो सिग्नेचर्स थे वो प्रॉपर है, रिसिप्ट के बारे में चेक करना है और उसके बाद आपको रिजोल्यूशन के बारे में चेक करना है। क्लियर हुआ इतना? फिर आगे चलते हैं, आगे है अपना एंट्री इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। वंस द ट्रांसफर इज अप्रूव्ड, secretary must make the necessary entries in the share transfer register documenting the transfer of ownership। मतलब क्या, अभी किसको ट्रांसफर हुआ, ऑनर कौन बनने वाला है, वो सारे डिटेल मेंशन करने का काम भी उसी का है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इन द मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे किसमें था, ट्रांसफर रजिस्टर में था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्रांसफर रजिस्टर में है और यहाँ पे किसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। द सेक्रेटरी मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द नेसेसरी एंट्रीज आर मेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द शेयर ऑनरशिप। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इशुएंस ऑफ नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर। जब पूरा अप्रूव हो जाता है, सब कुछ हो गया है, तो इसका काम क्या है, after the share transfer has been approved, the secretary issues a notice to both the share seller and share buyer, दोनों के यानी ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों को एक इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है कि भी आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। Following the approval of the share transfer, it is secretary's duty to prepare a new share सर्टिफिकेट। हमने रीड किया था कि जब एक बार पूरा काम हो जाता है, नोटिस सेंड कर देते हैं, तो हमको जो न्यू होता है यानी न्यू ऑनर होता है या जिसको बोलते हैं न्यू मेंबर, उसको हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट सेंड करना था और उसके लिए न्यू सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है। अगर मान लो फिजिकल वाले में था तो फिजिकल वाले हमने क्या बोला, जो उसके पीछे बैक में स्पेस है तो उसमें लिख के सेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपको न्यू बनाना पड़ेगा। नाउ इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, वही है, वंस द शेयर न्यू शेयर सर्टिफिकेट इज रेडी, द सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स द न्यू शेयर होल्डर टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट एज पर द रिसिप्ट इशूड अर्लियर। यानी जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे कि उसको हमें यहाँ पे क्या देना है, रिसिप्ट देना है। ये देखो रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर, अब वो रिसिप्ट लेके जाएगा और वहां से कलेक्ट कर सकता है। द सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर मान लो एड्रेस अवेलेबल है तो हम उसको सेंड भी कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी को ये चेक करना कि जितने भी शेयर से रिलेटेड काम होते हैं, चाहे वो डिविडेंड पे करना हो, चाहे वो बोनस पे करना हो, चाहे वो फॉरफिट करना हो, ठीक है, चाहे वो इश्यू करना हो, मतलब जितने भी काम होते हैं शेयर से रिलेटेड, ईच एंड एवरी रिलेटेड मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी हैव नॉट बी वायलेटेड इन द ट्रांसफर प्रोसेस, मतलब उसके साथ मतलब कहते हैं ना कि उसको गलत यूज नहीं हुआ है या उसको चेंज नहीं किया है। ऑल द एक्शन मस्ट बी इन द कंप्लायंस विद द कंपनीज इंटरनल रेगुलेशंस। क्लियर है इतना? तो ये सारी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, ये सारी सेक्रेटरी की ड्यूटी है। अगर आपको प्रोसीजर याद है तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं याद है तो ऐसे आंख बंद करो और शांति से देखो कि अगर आप शेयर आप सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको पहले वेरीफाई करना होगा फॉर्म, जो वेरी फॉर्म आया वो वेरीफाई करना है।
फिर आपको ये देखना है कि उसमें स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर वे में है या नहीं है, दोनों का सिग्नेचर है या नहीं है। फिर मैंने क्या बोला, बोर्ड मीटिंग्स होगी वहां पे चेक कर लेना, रिसिप्ट उसका देख लेना। उसके बाद उसका रजिस्टर करना है, रजिस्टर दो जगह करना है, एक ट्रांसफर रजिस्टर में और एक रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। उसके बाद आपको नोटिस इशू करना है, ठीक है। फिर मैंने बोला शेयर सर्टिफिकेट बनाना है, और शेयर सर्टिफिकेट किसको सेंड कर देना है, न्यू शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद आपको लास्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेना। क्लियर हुआ इतना? तो आप ऐसे दो दो का जोड़ी बना के क्लियरली लर्न कर सकते हो। क्लियर इतना? सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर शेयर कर देना। जो भी प्रॉब्लम, जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, आप शेयर कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, और इसका दूसरा नाम भी है कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। याद रखना है कि आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी वर्ड वो लोग पूछ सकते हैं। या तो आपको पूछ लेंगे ट्रांसफर और सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, या तो पूछ लेंगे कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है इतना? ये दो चीजें हैं आपको याद रखनी, दोनों का दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। याद होगा हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड है आपको जो समझना है। एक है आपका ट्रांसफर और दूसरा है आपका ट्रांसमिशन। ध्यान से सुनना इस बात को, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैंने बताया था ट्रांसफर जो है वो होता है वॉलंटियरी, वो वॉलंटरी होता है, और ये होता है इनवॉलंटरी। ठीक है, अब ये वॉलंटरी इसलिए होता है क्योंकि वो अपने मर्जी से शेयर्स को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, या अपने ओनरशिप के राइट को वेव करना चाहता है। बट ट्रांसमिशन में ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ये करना ही पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। क्लियर इतना? अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसी चीजें हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स occurs only ownership is compulsorily transferred under the operation of law due to specific circumstances। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जो ऑनरशिप होता है वो ट्रांसफर होता है कंपलसरी अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये वर्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये आपको याद रखना है ना। हो, Unlike voluntary transfer, this process takes place automatically and is governed by legal statutes। और यहाँ पे गवर्नमेंट बोला, सॉरी, ये गवर्न करता है, कौन करता है, लीगल स्टेट्यूट, मतलब यहाँ पे कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर है? नाउ अभी मीनिंग की बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन रिफर्स टू द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स व्हेन अ शेयर होल्डर्स लीगल स्टेटस चेंजेस सच एज इन अ केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और मेंटल इनकैपेसिटी। मतलब इसमें से कोई भी सिचुएशन अगर अराइज होता है और उसे अगर लगता है कि भाई अब सामने वाला जो पर्सन है वो कैपेबल नहीं है, मेंटल हो गया है, डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, सो इन दैट केस ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लीगली आपको या जो पर्सन है उसका ऑनरशिप उसके हायर को, उसके लीगली अपॉइंटेड नॉमिनी को, या कोई ऐसा पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो उसको ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? वो क्या हो जाता है आपका, ट्रांसमिशन हो जाता है। नाउ सर्कमस्टेंसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहला है विल नॉट प्रिपेयर्ड विथ लीगल सक्सेसर। ध्यान से सुनना, पहला क्या है, विल नॉट प्रिपेयर्ड विथ लीगल सक्सेसर। दूसरा है विल नॉट प्रिपेयर विथ नो लीगल सक्सेसर। मतलब यहां पर क्या है कि विल नहीं बनाया है लेकिन लीगल सक्सेसर है। यहाँ पे विल भी नहीं बनाया और लीगल सक्सेसर भी नहीं है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। याद रखना, थर्ड क्या है आपका, इंस्टॉलमेंट। फोर्थ में आपका शेयर होल्डर डिक्लेयर ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, आई मीन अनसाउंड माइंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, डेथ ऑफ सोल मेंबर इन अ सिंगल पर्सन कंपनी। अगर सिंगल पर्सन कंपनी जिसको हम वन पर्सन कंपनी भी बोलते हैं तो उस केस में क्या होगा वो हम रीड करने वाले। टोटल 5 टॉपिक से, तो आपको याद रखना है ये 5 के 5 टॉपिक जो है आपको एग्जाम में आते हैं, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका इसका सरकमस्टेंस है, दूसरा आपका प्रोसीजर है। जिसमें से सरकमस्टेंसेस ज्यादा पूछते हैं वो लोग, तो वो इसलिए मैं पहले ये टॉपिक कवर कर रहा हूं। तो सरकमस्टेंसेस में पहला टॉपिक क्या है, विल नॉट प्रिपेयर्ड विथ लीगल सक्सेसर। मतलब आपका लीगल सक्सेसर है लेकिन आपने नोट प्रिपेयर, अरे सॉरी, आपने विल प्रिपेयर नहीं किया है। लीगल सक्सेसर का मतलब आपका सिंपल वे में आपका नॉमिनी, आपका कोई बच्चा। ओके, अभी रीड करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ शेयर होल्डर डाइज विदाउट हैविंग प्रिपेयर्ड अ विल एंड हैज अ लीगल सक्सेसर। ध्यान से सुनना कि आप लोगों ने मतलब जो पर्सन है उसने क्या किया था कि यहां पर उसने अपने हिसाब से
यहाँ पे कुछ प्रिपेयर किया था, कुछ प्रिपेयर नहीं किया था कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे शेयर्स किसको मिलेंगे या कौन होगा, ऐसा, ठीक है। एंड हैज अ लीगल सक्सेसर, बट उसका कोई लीगल सक्सेसर, लाइक उसका कोई बेटा है या बेटी है या कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है। द शेयर्स विल बी पास्ड ऑन दीज सक्सेसर। क्लियर है? इंटरस्टेट या विल का मतलब जैसे आप विल ही समझो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं वसीयत। आप लोगों ने भी सुना होगा वसीयत, ठीक है, कि मेरे परदादा की वसीयत से है, मतलब ये पूर्वजों वाला टाइप का है, राइट। उसको क्या बोलते हैं? विल या इंटरस्टेट, इंटीस्टेट बोलते हैं। नाउ जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, इफ मिस्टर ए पासेस अवे विदाउट अ विल एंड हैज अ 2 चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना, अगर जैसे मिस्टर ए है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। नाउ दो चिल्ड्रन विल इनहेरिट मिस्टर एज शेयर थ्रू अ सक्सेशन सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द कोर्ट। क्लियर हुआ इतना? तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो समझने में आसान हो जाएगा। नाउ प्रोसेस में क्या, द लीगल हायर्स मस्ट प्रोवाइड द सक्सेशन सर्टिफिकेट टू द कंपनी टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सीधी सी बात है, जहां पर भी लीगल वर्क होता है वहां पर बोलने भर से ही काम नहीं चलता है। यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ, मतलब आपको लीगल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है। इवन में जैसे अगर आपने देखा होगा सिचुएशंस में, जैसे अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ब्लाइंड है, या कोई अगर मतलब कहते हैं ना कि ऐसा कोई डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसको भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। जो फिजिकली दिख भी रहा है कि प्रॉब्लम है, बट स्टिल बेचारे को सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं। तो हमारा कानून ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। आपके यहाँ जैसा चलता हो अलग बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको सक्सेशन, जो आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको शो करने पड़ेंगे। तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, विल नॉट प्रिपेयर्ड विथ नो लीगल सक्सेशन इफ इन अ केस वेयर द डिकीज्ड, ध्यान से सुनना, डिकीज्ड शेयर होल्डर हैज नो लीगल हायर्स, मतलब कोई उसका वसीयतनामा ऐसा लिखे कि मतलब कोई किसी को ट्रांसफर कर सके, ऐसा कोई नहीं, ना वाइफ ना बच्चा है ना बीबी ना भैया, कोई ऐसा नहीं है। द कोर्ट में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द स्टेट। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई है तो जो है उसको, नहीं कोई है तो कोर्ट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसी ऐसे पर्सन को जो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको हम एज अ रिसीवर वो काम करने वाला है। द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, अब ध्यान से सुनना, जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है विल सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू द कंपनी टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर। अब इसको भी, भले इसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, लेकिन इसको भी वो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। मैंने क्लियरली बताया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा कि आपके नाम से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इफ मिस्टर बी डाइज विदाउट अ विल एंड हैज नो आइडेंटिफिएबल सक्सेसर, द कोर्ट अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर हु कैन ट्रांसफर बीज शेयर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज गवर्निंग इंटेस्टेसी। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी टेक्स ओवर द राइट्स टू द शेयर होल्डर्स एसेट इंक्लूडिंग शेयर्स। क्लियर इतना? अब ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में आपका कोई लीगल सक्सेसर है तो उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लीगल सक्सेसर है, अगर मान लो कुछ हो गया उस पर्सन को तो बस लीगल सक्सेसर के नाम अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड केस में क्या है, विल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उस केस में किसको अपॉइंट करना होता है, तो उस केस में अपॉइंट करना होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। जो बेसिकली कौन अपॉइंट करता है, जो अपॉइंट करता है कोर्ट। ओ ये तो काला हो गया, रहने दो एक सेकेंड। हाँ, कलर चेंज। तो आपको याद रखना, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना होगा ना। इन केस ऑफ शेयर होल्डर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, उस केस में भी एक या तो रिसीवर या तो असाइनी वर्ड यूज करते हैं, वो अपॉइंट करना होगा। और वो कौन अपॉइंट करेगा, कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। नाउ द रिसीवर मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टू द कंपनी टू फैसिलिटेट द शेयर ट्रांसफर। सेम वही बात मैंने बोला कि फिर से अभी आपको जाके अपॉइंट, जैसे अगर मान लो कि आप अपॉइंटेड हो एज अ लीगल रिसीवर और लीगल असाइनी बाय द कोर्ट, राइट, किसी पर्सन के लिए, तो भी आपको जाके दिखाना पड़ेगा कंपनी को कि ये देखो मेरे नाम पे सब कुछ किया या मुझे हैंडल करने के लिए दिया है। क्लियर हुआ? अभी एक प्रोसेस में तो एक बात याद ही रखना है कि तीन के तीनों केसेस में कॉमन है कि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट जो जाके कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देखो मैंने ऐड कर दिया, इफ मिस्टर सी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ड्यू टू ओवरवेलमिंग डेट्स, द कोर्ट असाइंस एन ऑफिशियल रिसीवर who will manage her estate including शेयर। ये मिसेस है, मैंने मिस्टर बोल दिया था। द ऑफिशियल रिसीवर विल रिप्रेजेंट
सॉरी प्रेजेंट द कोर्ट्स अपॉइंटमेंट लेटर टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर शेयर। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन है वही यहाँ पे, मतलब जो एग्जांपल मेंशन है उसी को यहाँ पे प्रॉपर वे में कर दिया कि भाई आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और अपॉइंट करने के बाद जाके वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो कंपनी को शो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला क्या था, विल not prepared with legal successor, will not prepared with no legal successor, and third है shareholder declare insolvent। अब उसके बाद लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब क्या बताया मैंने, पागल, मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो लीगली अपना काम नहीं कर पा रहा है और इतना एबल नहीं है टू टेक द डिसीजन। इन दैट केस होगा क्या, अब ध्यान से सुनना, इफ अ शेयर होल्डर इज लीगली डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आप लोग, ठीक है, अनसाउंड माइंड, लुनेटिक, अ गार्डियन। अब याद रखना है, इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने रीड किया कि हमें एक पर्सन को अपॉइंट करना होता है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर या असाइनी, लेकिन इसमें किसको अपॉइंट करता है, गार्डियन और ट्रस्टी, क्योंकि सिचुएशन कैसा है वो है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, मतलब उसको एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसका ख्याल रख सके। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड यूज किया गया गार्डियन और ट्रस्टी, राइट। मे बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग देयर शेयर्स। क्लियर है? याद रखना है, इन केस ऑफ लुनेटिक दैट इज अनसाउंड माइंड, जिस पर्सन को अपॉइंट करते उसका नाम क्या होता है, गार्डियन या ट्रस्टी। बाकी सारे केसेस में क्या नाम था, या तो रिसीवर, या तो एडमिनिस्ट्रेटर, या तो असाइनी। ओके, नाउ the guardian must submit the court's appointment letter to the company which will allow for the transfer of share। in the same way यहाँ पर भी प्रोसेस में वही बात आ जाएगी, भाई उसको भी जाके सबमिट करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आगे लिखा भी है, इफ मिस्टर डी इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में अपॉइंट हिज ब्रदर एज अ गार्डियन। This guardian can then manage Mr. D's share, ensuring they are transferred to proper recipient as per legal requirements। क्लियर इतना? तो अगर मान लेते हैं मिस्टर डी जो है वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया है, तो उसका कोई भाई होगा, चाचा, मौसा, मौसी, कोई भी एक ऐसा पर्सन होगा जिसको कोर्ट क्या कर देगा, एज अ गार्डियन या एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है। क्लियर हुआ इतना? नाउ The next one is a death of sole member in a single person company। अब सिंगल पर्सन कंपनी के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी, if the sole member passes away, the company must transfer the shares to the person nominated by the deceased member। याद रखना है, यहाँ पे वो पर्सन जो है वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा ही, एज ये कंपलसरी होता है, right। The nominated individual will be notified by the board of directors and must provide proof of nomination to claim dividends and other rights associated with the shares। याद रखना है, इस केस में, लास्ट वाले केस में, यहाँ पे कौन होता है, नॉमिनी होता है। क्लियर हुआ इतना? फर्स्ट केस में कौन होगा, फर्स्ट केस में आपके लीगल जो अथॉरिटी होते हैं, मतलब जो लीगल पर्संस होते हैं जिसको लीगल सक्सेसर बोलते हैं, वो हो गया। सेकंड केस में एडमिनिस्ट्रेटर था। थर्ड केस में कौन था आपका, तो थर्ड केस में असाइनी वर्ड था। क्या वर्ड था, असाइनी, या आप बोल सकते हो रिसीवर। और पागल वाले केस में कौन सा, तो पागल वाले केस में तो यहां पे था ट्रस्टी। क्या था, ट्रस्टी या तो गार्डियन। और लास्ट वाले केस में यहां पे तो आपका कौन हो जाएगा, नॉमिनी। ये याद रखना है। क्लियर है? ये वर्ड्स याद रखना है कि किस केस में किस पर्सन, मतलब जो पर्सन को अपॉइंट किया उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। द नॉमिनेटेड, अब याद रखना है, नॉमिनेटेड इंडिविजुअल विल नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मस्ट प्रोवाइड प्रूफ। मैंने क्लियरली बोला है कि आपको भाई नॉमिनेशन का भी दिखाना पड़ेगा, जैसे बाकियों को प्रूफ देना पड़े तो आपको भी देना ही पड़ेगा, सो दैट की अदर राइट लाइक एसोसिएटेड विद द शेयर्स ऑल्दो दे, अच्छा एक बात याद रखना है, दे कैन नॉट अटेंड कंपनीज मीटिंग और एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स अंटिल दे बिकम अ रजिस्टर्ड मेंबर। अगर उनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो गया है, फिर भी जब तक वो पूरी तरीके से मेंबर नहीं बन जाते कंपनी के, तब तक वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते और उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। क्लियर है इतना? तो ये है आपके सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंपलसरी और ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा की पॉइंट्स में लिखा, मतलब शॉर्ट में कर दिया है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अ लीगल एंड कंपलसरी प्रोसेस दैट occurs अंडर स्पेसिफिक सिचुएशंस सच एज अ डेथ, इंसॉल्वेंसी और मेंटल इनकैपेसिटी, जो स्टार्टिंग में ही था। इन ऑल केसेस कंपनी रिक्वायर्स कोर्ट इशू डॉक्यूमेंटेशन। मैंने क्लियरली बोला कि सारी की सारी केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर। सक्सेशन सर्टिफिकेट किसमें था, पहले वाले केस में। बाकी सब में किसमें क्या था आपका यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट लेटर था। बिफोर ट्रांसफरिंग शेयर विथ लीगल सक्सेसर, गार्डियन इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट द डिविडेंड्स। अगर आप चाहे उसके सक्सेसर बनते हो, चाहे आप उसके गार्डियन बनते हो, इन दोनों केस में याद रखना, ये आपको एज अ कहते हैं ना कि कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में आप लिखोगे तो आपके आंसर्स की वैल्यूज बढ़ जाती हैं।
ठीक है, टाइम रहेगा। अगर आप मैनेज करते हो, मैनेज मतलब मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स इसीलिए ऐड किया है कि आप इसको प्रॉपर में, ये एग्जांपल्स जो है इट इज नॉट कंपलसरी टू राइट द एग्जांपल्स, एग्जांपल सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐड किया है, बट आपको लिखना तो यही एक्सप्लेनेशन इन प्रोसेस, यही लिखोगे बहुत है इतना, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स ऐड करोगे तो इट विल हेल्प यू फॉर मार्क्स। अगर मान लेते हैं वो जैसे 3 मार्क्स का 2.5 मार्क्स देने के मूड में, तो वो 3 का 3 पूरा देगा, क्योंकि उसको ये माइंड में क्लिक होगा कि मेरे पास कट करने का कोई रीजन नहीं है। आपका जब प्रेजेंटेशन ऐसा वो दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना है, लीगल सक्सेसर और अ गार्डियन इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट लाइक डिविडेंड्स, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली गेन फुल शेयर होल्डर राइट्स, लेकिन उनके पास पूरे राइट्स नहीं मिलते, जैसे अटेंडिंग मीटिंग और वोटिंग। तो यहाँ पे वो हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है इतना। तो ये है आपका सर्कमस्टेंसेस। अब आपके नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसके पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्कमस्टेंसेस देखा था कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के क्या रीजंस होते हैं, क्या सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें हमें ट्रांसमिशन कंफर्मेशन करना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन पहले ये अराइज होता है कि ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस किया था, प्रीवियस वाली क्लास जरूर देख लेना, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो ना, कंपलसरी टाइप का है। क्या है? कंपलसरी है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसको शेयर ट्रांसफर नहीं करना चाहो, या जो भी रीजन है कि आप सोचो कि नहीं मैं नहीं ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो वो सरकमस्टेंसेस जो है वो रीजन हमने प्रीवियस क्लास में दिखा था। जैसे जब डेथ हो जाती है, आपकी डेथ हो जाएगी, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि शेयर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब कंपनी वाले जो है वो शेयर ट्रांसफर करने के लिए परमिशन वो दे ना दे, लेकिन ये कंफर्मेशन है, कंपलसरी होना ही पड़ता है, राइट। तो ये डेथ हो गया आपका, उसके बाद अगर आपको मतलब लूनेटिक हो गए, मतलब पागल हो गए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, राइट। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हैं जिसमें जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, कंपलसरी ट्रांसफर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। पूरा डिटेल जो है वो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक बार उसको जरूर देख लेना। फिलहाल आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर ओनरशिप ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और शेयर होल्डर बीइंग डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड को ही लुनेटिक भी बोलते हैं, लुनेटिक का मतलब पागल होता है, अनसाउंड माइंड का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। द प्रोसीजर इंश्योर्स द ट्रांसफर फॉलोज लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। तो देखो, जब यहाँ पे प्रोसीजर की बात आएगी तो आपको याद रखना है, जैसा बुक में मेंशन है आपको वैसा ही मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। सबसे पहले आपको बीइंग अ शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये जो शेयर है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया है। कैसे? नंबर 1, इंटीमेशन अबाउट डेथ। अगर मान लो कि आपको शेयर्स मिले हैं जो वो किसी ऐसे पर्सन की वजह से मिले हैं कि जिसने आप अपने शेयर्स आपके नाम कर दिया था, आप उसका लीगल कहते हैं ना कि हायर हो, नॉमिनी हो, तो आपको पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे क्या इन्फॉर्म करना पड़ता है? तो यहाँ पे देखो लिखा, लीगल सक्सेसर नोटिफिकेशन। द लीगल हायर मस्ट इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द शेयर होल्डर्स डेथ एंड द प्रोवाइड द डेथ सर्टिफिकेट। ये बहुत बेसिक रूल है, किसी भी काम में अगर आप अगर किसी भी पर्सन के नॉमिनी डिक्लेयर हुए थे या आप उसके लीगल हायर हो, इन दैट केस आपको सामने वाली पार्टी का, नहीं जहां से आपको प्रॉपर्टी लेनी है या जहां से आपको शेयर्स लेने हैं, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप उनके लीगल सक्सेसर हो, मतलब लीगली आपको ये राइट मिला है। तो ये याद रखना। नंबर 2 है जॉइंट शेयर होल्डिंग केस। अगर मान लेते हैं जॉइंट होल्डिंग है, तो उस केस में क्या होगा, इन जॉइंट शेयर होल्डिंग सर्वाइविंग शेयर होल्डर्स नोटिफाई द कंपनी। अगर मान लेते हैं कि इसमें काफी सारे शेयर होल्डर्स थे, चाहे ए बी एंड सी, और एज्यूम करो ए और बी की क्या हो गई, डेथ हो गई, ये सडनली कुछ एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो बचा कौन, सी। तो सी कौन है, सर्वाइविंग शेयर होल्डर। सो वो क्या करेगा, नोटिफाई द कंपनी अबाउट द प्राइमरी शेयर होल्डर्स डेथ एंड प्रोवाइड द डेथ सर्टिफिकेट। अगर मान लो ए और बी है, ए की डेथ हो गई तो बी क्या हो गया, सर्वाइविंग हो गया, तो उसे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा, और नोटिफाई करके ये बताना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी वालों को भरोसा कैसे होगा कि ये सच बोल रहा है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट पे करना पड़ेगा, आई मीन सबमिट करना होगा, एंड दैट इज अ डेथ सर्टिफिकेट, और वो यहां पर भी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटीमेशन अबाउट सॉल्वेंसी। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो पहला टॉपिक था वो डेथ का था, तो डेथ में भी कितने टॉपिक है, 2 हैं, एक लीगल सक्सेसर नोटिफिकेशन, दूसरा ज्वाइंट शेयर होल्डिंग केस। मतलब एक नॉर्मल है और दूसरा क्या है, ज्वाइंट होल्डिंग का है। ये डेथ की इंफॉर्मेशन है।
दूसरा क्या, इंटीमेशन अबाउट इंसॉल्वेंसी। अगर मान लेते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो आप वहां पे उसके लीगल लीगल कहते हैं ना हायर अपॉइंटेड हो या लीगल पर्सन अपॉइंटेड जो रिसीवर के तौर पे काम करने वाले हो, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे क्या इन्फॉर्म करोगे, अब देखो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो उसकी डेथ तो हुई नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब कोर्ट ने आपको अपॉइंट किया है तो जो लेटर कोर्ट से आपको मिलता है वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वही लिखा है, इफ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट द कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर इन्फॉर्म्स द कंपनी। और वो कैसे इन्फॉर्म करेगा कि जो यहाँ पे जो लेटर होता है ना, यहाँ पे देखो लिखा है sends a letter to the company regarding her insolvency. This happening, Mrs. Jain is declared insolvent. The receiver appointed by the court sends a letter to the company regarding her insolvency. पहले तो ये इन्फॉर्म करेगा जो पर्सन है अपॉइंटेड है, जैसे यहाँ पे मान लो मिस जैन है और यहाँ पे मान लो मिस्टर बी है, ठीक है, तो मिस्टर बी कौन बन गया, रिसीवर बन गया, हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो बी जो है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि जो जैन है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है और मुझे क्या बना दिया गया है, लीगल रिसीवर। ठीक है, ये इन्फॉर्म करना पड़ता है। नाउ द पॉइंट नंबर 3, इंटीमेशन रिगार्डिंग अनसाउंड माइंड। ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में क्या, इसमें जो पॉइंट मेंशन है इंटीमेशन अबाउट, देखो पहले तो पॉइंट क्या है आपका, जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग है आपका इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। ध्यान से सुनना, मेन हेडिंग क्या था आपका, इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। अब इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 में है कि डेथ के बारे में बताना पड़ेगा, अगर मान लो जैसा सिचुएशन होगा वैसा इन्फॉर्म करना है, तो पहले डेथ के बारे में बताना है। दूसरा जो केस है आपका वो है आपका इंसॉल्वेंसी के बारे में, और तीसरा केस कौन सा, अनसाउंड माइंड के बारे में। व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन और ट्रस्टी। अच्छा ये वर्ड भी याद रखना है कि अगर आपका लीगल सक्सेसर या हायर होता है तो उस केस में आपका रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, या तो आपका हायर हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ के केस में 2 बातें होती है, अगर सक्सेसर है, ठीक है, तो सक्सेसर होगा जिसको हम यहाँ पे नॉर्मली बोलते हैं हायर, या नॉमिनी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉमिनी। अगर मान लेते सक्सेसर नहीं है तो उस केस में कौन होगा, रिसीवर होगा, और दोनों ही केस में इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये हो गया पहला पॉइंट डेथ का। दूसरा कौन सा पॉइंट है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट के पॉइंट में सिर्फ कौन होता है, रिसीवर होता है, क्योंकि इसमें लीगल हायर तो होगा ही नहीं, मतलब अगर है तो बात अलग है, नहीं है तो ज्यादातर केस में रिसीवर होगा। और अगर अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया है या दिमागी तौर से अब संतुलन नहीं है, तो उस केस में किसका अपॉइंटेड होता है, मतलब किसका अपॉइंटमेंट होता है, तो लीगल गार्डियन का या तो ट्रस्टी का। तो याद रखना, व्हेन अ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन और ट्रस्टी मस्ट इन्फॉर्म द कंपनी। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बीइंग अ लीगल गार्डियन। क्लियर है इतना। तो पहला पॉइंट क्या था, कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना है। कंपनी को इन्फॉर्मेशन में 3 बातें आ जाएंगी, पहला है आपका डेथ है, दूसरा इंसॉल्वेंसी और तीसरा क्या, अनसाउंड माइंड। उसके बाद कंपनी क्या करती है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आए उसको वेरीफाई करेगी। आफ्टर रिसीविंग नोटिफिकेशन द कंपनी वेरीफाइज द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स सच एज द डेथ सर्टिफिकेट, कोर्ट ऑर्डर्स एंड ऑर्डर अथॉरिटी लेटर्स टू इंश्योर द लेजिटिमेसी ऑफ द क्लेम। मतलब जो लीगल है सब कुछ सही से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं लेजिट है पूरा, कि लीगली है, वो चेक करेगा कौन, कंपनी। नाउ नोटिस इशूड बाय द कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव, जब वेरीफाई कर लिया, उनको लगा कि नहीं सब कुछ सही है, इन दैट केस अपॉन सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन द कंपनी इश्यूज अ नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन और अ ट्रस्टी। मतलब जैसा पर्सन होगा, या तो ट्रस्टी होगा, गार्डियन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो आपका लीगल हायर होगा, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। नंबर 4, रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या होगा, रिजोल्यूशन पास होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स टू द meets to consider the share transfer. If they approve, they pass resolution to officially transfer the shares to the legal hire or trustee. क्लियर है। फॉलोइंग रिजोल्यूशन द नेसेसरी एंट्री इज मेड इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। और जैसे रिजोल्यूशन पास होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन जो आपका शेयर ट्रांसफर रजिस्टर उसमें एंट्री हो जाएगी, और उसमें एंट्री होने के बाद इशुएंस ऑफ अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो कंपनी है वो सामने वाली पार्टी को, यानी जो न्यू शेयर होल्डर डिक्लेयर हुआ है उसको लोग क्या सेंड कर देते नया सर्टिफिकेट। द लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव्स नेम इज एंटर्ड इनटू रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड न्यू शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड इन देयर नेम। The representative is informed to collect the certificate or it is sent to their registered address. क्लियर है इतना। तो ये टोटल आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है कि आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है। कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद उसमें भी 3 बातें आ जाएंगी, डेथ की बात है, इंसॉल्वेंसी की बात है, और आपका अनसाउंड माइंड की बात है। जैसे ही वहां से इंफॉर्मेशन आएगा शेयर होल्डर के पास से, कंपनी क्या करती है, वेरीफाई करती है।
वेरीफाई करने के बाद नोटिस इश्यू हो जाता है कि भाई वो सेटिस्फाइड है या जो भी मैटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन पास के बाद रजिस्टर ऑफ, जो आपका रजिस्टर होता है उसमें एंट्री हो जाती है। उसके बाद फाइनल जो होता है वो होता है इशुएंस ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है इतना? तो ये है आपका प्रोसीजर, और यहाँ पे ये चैप्टर आपका क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, तो ये पूरा दो चैप्टर, चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन करना था। एक बार इसका डिफरेंस जो है आप लोग एक बार बुक में से देख लेना। बाकी मैंने अपने हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।